लीजिए केस रिपोर्ट ही नहीं होता, ऐसे भी हो सकता है। ये तो बहुत नुकसानदायक है। हमको केस तो हुआ, केस तो करना ही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैडम, आपका कहना ये क्या पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू गेट रेस्क्यू वर्क? Yes, they have to. It is their duty. अच्छा मैडम, what are the care should be taken while going to undertaking the rescue operation? रेस्क्यू ऑपरेशन करते समय ह्यूमन राइट्स जो है, मानव अधिकार के उसको आधार मान करके हमको करना है। जैसे वहां पे लड़कियों को या महिलाओं को बाहर ले आ रहे हैं, तो उनसे जरूर उनसे पूछना है कि तुम्हारी, मान लीजिए तुम्हारी बच्ची यहां पर है, साथ में ले आना चाहती है, या तुम्हारे पास और कोई तुम्हारा सामान है, पैसा है, उसको साथ में। कभी है कि मां को बच्चा के साथ अलग करना बहुत ही गलत बात है। इससे क्या होता है कि लड़की, महिला को हम बाहर ले आते हैं। कभी कभी महिला क्या है, वो तो 10 साल है, 12 साल है, उसको भी उसके साथ बच्ची रहती है, अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड। तो उसमें हमेशा उनको ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, तो उनको माने कपड़ा उपड़ा ना फाड़ना है, उनको बहुत तरीके से डील करके उनको अच्छे ढंग से बाहर लाना जरूरी है। और जैसे ही ले आते हैं तो उसको, अगर बच्ची हम समझते हैं कि वो एज जो है 18 साल से कम है, तो तुरंत उसको CWC के पास ले जाना है। और वहां पर साथ साथ पुलिस का रहने का मतलब है वहीं पर ट्रैफिकर्स को भी अरेस्ट करना जरूरी है। हमारा काम इतना नहीं है कि भाई रेस्क्यू कर दिया, हम छोड़ दिया। हमारा काम है जो ट्रैफिकर्स है, जो क्राइम कमिट करते हैं, उनके पीछे पड़ें, और ना कि एक एक केस के हिसाब से। ये सब ट्रैफिकर्स जो है, ऑफेंडर्स जो है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स है। ये नहीं है कोई एक केस में इन्वॉल्व है, 2 केस में, वो तो लगातार इन्वॉल्व है। हम उनके पीछे पड़ना है, उनको अरेस्ट करना है, उनको चार्जशीट करना है। ये सब जो है पुलिस का काम है। थैंक यू मैम। रविकांत साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप तो कर रहे हैं, क्या आपको एनजीओ को, आपके मन एनजीओ को क्या कानून के तौर पर कुछ अधिकार आपको दे रखे हैं एनजीओ को? इसके बारे में थोड़ा आपका क्या कहना है? देखिए, जितने भी ये लेजिस्लेशंस हैं विमेन एंड चिल्ड्रन को, और जो सोशल लेजिस्लेशंस बोले जाते हैं, सब में एनजीओ पुलिस, एनजीओ लॉ इन्फोर्समेंट पार्टनरशिप की बात है। इफ वी टॉक अबाउट इमोरल ट्रैफिक एक्ट, वहां पर स्पेशल बोर्ड, स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सोशल वर्कर्स हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट में एडवाइजरी कमिटीज है। हर जगह पर एनजीओ और लॉ इन्फोर्समेंट का एक पार्टनरशिप की बात की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एनजीओस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, और बच्चों के लिए जो राइट्स उनका है उनको देने के लिए एनजीओस पूरी तरह से अधिकृत हैं काम करने के लिए। नायक साहब, आपने जानना चाहेंगे, क्या आपका मुताबिक क्या ह्यूमन ट्रैफिक लॉस वीक है हिंदुस्तान में? अगर नहीं तो क्या क्या स्ट्रांग पॉइंट्स है इसी में, जो अपना लीगल प्रोविजन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिलेटेड कानून में, वीक पॉइंट्स एंड द स्ट्रांग पॉइंट्स? कानून बहुत सक्षम है, कानून बहुत सख्त है। हिंदुस्तान के कानून, चाहे सेक्स ट्रैफिकिंग में हो, चाहे लेबर ट्रैफिकिंग में हो, मैं समझता हूं कि आज के कानून में बहुत ही शक्ति है। उस शक्ति को हम लोग इस्तेमाल हो सकता है नहीं कर पाते होंगे, अगर जहां इस्तेमाल लोग करते हैं उन्होंने देखा है कि इसमें बहुत फायदा है। आंध्र प्रदेश का केस हुआ, गोवा के केस हुआ, बिहार के केस हुआ, महाराष्ट्र के केस हुआ, वेस्ट बंगाल केस हुआ, अब दिल्ली का भी आप केस देख रहे हैं कई जगहों में। इसी तो कई राज्यों में जहां पर कानून के इम्प्लीमेंटेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान देते हैं, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स इंटरेस्ट लेते हैं, उस वक्त उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होता है। इसलिए कानून में मैं समझता हूं कानून, फिलहाल जो कानून बहुत ही सक्षम है। चेंज तो चाहिए, हर कानून में इंप्रूवमेंट हमेशा होना ही चाहिए, होते भी रहेगा, बट फिलहाल जो कानून है उससे कोई कमी नहीं है, मेरा असेसमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बात उठाया थी कि रेस्क्यू के बारे में, एनजीओ को क्या शक्ति है। सेक्स ट्रैफिकिंग लॉ आप देखेंगे तो सेक्शन 15 और 16 में रहता है, कहता है कि पुलिस ऑफिसर खुद जाकर रेस्क्यू करना चाहिए, उनका ड्यूटी है। अगर पुलिस ऑफिसर, स्पेशल पुलिस ऑफिसर का काम यही है, उनका नोटिफिकेशन भी इसी में दिया गया है। अब कहता है कि स्पेशल नोटिफिकेशन वाले स्पेशल पुलिस ऑफिसर नहीं है तो क्या करेंगे? वहां पे जो भी ड्यूटी है उनका काम है, उनके पुलिस एक्ट में, इंडियन पुलिस एक्ट में कहता है कि पुलिस का ड्यूटी है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। तो प्रिवेंशन आपका काम है ही। हर पुलिस ऑफिसर जिस दिन कांस्टेबल बना, चाहे डीजी बने या कांस्टेबल बने, उनको एक ओथ लेना पड़ता है कि हम कानून को मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, और ये कानून और कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है कि आपका ड्यूटी है प्रिवेंशन, तो आपका ड्यूटी है ही प्रिवेंशन, उनको जाकर रेस्क्यू करने का, उसको आप बच नहीं सकते हैं। दूसरा, आपको स्पेशल प्रावधान दिया गया है। एनजीओ के लिए कानून में शक्ति है। देवगान जी ने बताया कि एनजीओ में क्या क्या शक्ति है आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। मैडम ने बताया अबाउट सेक्स ट्रैफिकिंग में क्या शक्ति है। अगर उसमें आप देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, कहता है कि एक एडवाइजरी बॉडी बनाएंगे। सेक्शन 13 में कहता है कि एडवाइजरी बॉडी मैंने लॉ एनफोर्समेंट करने वाले पुलिस ऑफिसर को एडवाइस देने के लिए एनजीओ का कमिटी बनाएंगे। तो कमिटी है,
तो कई जो कमेटी बना के रखा है, तो एनजीओ को शक्ति दिया है कि पुलिस को आप एडवाइस दे दें, तो अच्छी बात है ना। तो दोनों मिलकर काम करने का एक प्रक्रिया कानून बनाने वाले आदमी ने ही 1956 में सोचा गया था। उसके बाद होम वेरिफिकेशन करते हैं। बच्ची को रेस्क्यू कराए, महिला को आपने रेस्क्यू कराए, लड़कों को रेस्क्यू कराए, रेस्क्यू के बाद उसको सीधे वो घर नहीं भेज सकते हैं। हो सकता है घर में भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, हो सकता है उनके घर से ही उनका ट्रैफिकिंग हुआ होगा, उनके पेरेंट्स से किया होगा, किसी ने क्या होगा। इसलिए उनको वापस अपने घर भेजने के पहले मजिस्ट्रेट को सोचना चाहिए, इसका होम वेरिफिकेशन करें। यह कानून में मैंडेटरी है। करेंगे कौन? वहां भी पुलिस नहीं जाते हैं, वहां पे एनजीओ को देते हैं, वहां पे प्रोबेशन ऑफिसर को देते हैं। तो इसका मतलब एनजीओ को बहुत सारे शक्तियां दी गई है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैंने कहना चाहूंगा कानून में, एक ट्रैफिक महिला को आपने रेस्क्यू कराया, चाहे किसी भी उम्र का हो, 15 साल की बच्ची हो या 25 साल की औरत हो, उसको थाने में लाए। थाने में लाने के बाद उसकी बयान लिखना तो पुलिस का काम होता है। 161 सीआरपी में उनका स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। आप जानते होंगे कि कानून के मुताबिक 161 स्टेटमेंट में रेस्क्यूड महिला के बयान मेल पुलिस ऑफिसर लिख नहीं सकते हैं। उनको लिखने का ड्यूटी फीमेल पुलिस को दिया गया है। और कहता है कि फीमेल पुलिस नहीं है तो मेल पुलिस ऑफिसर एक महिला एनजीओ के सामने लिखेंगे, तो उसमें एनजीओ का रोल आती है। फिर तो एक महिला, एक विक्टिम का स्टेटमेंट लिखने में भी पुलिस को एक सुपरविजन, एक डायरेक्शन, एक मदद, एक सपोर्ट देने के लिए एनजीओ को सक्षम बनाया गया कानून में। सेम शक्ति है आपके लेबर ट्रैफिकिंग में भी। लेबर में आप रेस्क्यू करें कि एनजीओ कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, एनजीओ कर सकते हैं। एनजीओ करने के साथ साथ उनको लीगल सपोर्ट के लिए पुलिस को ले लेते हैं। और वहां पर वेलफेयर ऑफिसर का रोल है, लेबर इंस्पेक्टर का रोल है, एसडीएम का रोल है, हर का रोल बहुत डिफाइंड है। आई थिंक देयर इज अ कॉल फ्रॉम, कैन यू टेक सर, कैन यू टेक द कॉल? यस यस, हाँ जी, कॉल दे दीजिए प्लीज। मिस्टर दिलीप कुमार जानिया जी बोलिए। सर नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, मेरा नाम दिलीप कुमार जना है। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा हम सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा ऊंचा बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ जी। सर ऐसे है कि मेरा मिसेज को थोड़ा मतलब गाइनिंग प्रॉब्लम है। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं आपके बात। मिसेज थोड़ा गाइनिंग मतलब खास करके मेरा प्रॉब्लम है सर। सर खास करके मेरा गाइनिंग का प्रॉब्लम है। हाँ जैसे कि मतलब मेरा सीमेन पूरा नील दिखा रहा है, तो उसके लिए मतलब कुछ खास ट्रीटमेंट, मतलब मैं अपना आर्मी का जो बड़ा हॉस्पिटल है इसके संबंध में नहीं, ये तो ठीक है। ये हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आपको जो इश्यू है ये अलग इश्यू है, हम आपको बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में ये बात हो रही है, मानव व्यापार के बारे में बात हो रही है, इसलिए। अच्छा सर, ये कंटिन्यू करते हैं सर। रविकांत साहब, हम आपने जाना चाहिए रेस्क्यू करने के बाद आप जो एनजीओ से आप क्या करते हैं, इसको जो आगे क्या क्या कार्रवाई करते हैं आप इसके बारे में? पहले जब रेस्क्यू होता है उस समय विक्टिम बहुत ट्रॉमेटाइज्ड कंडीशन में होता है। लड़का हो या लड़कियां हो, दोनों बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। तो उनको सबसे पहले एक सपोर्ट, ट्रॉमा केयर की ज़रूरत होती है। उनको प्यार से, उनको चूंकि लॉ इन्फोर्समेंट रहता है तो पुलिस को साथ लेकर के हम लोग पुलिस स्टेशन लाते हैं। वहाँ पर काउंसलर्स बच्चों के साथ बात करते हैं। उनको, बच्चों को तुरंत बताना पड़ता है कि हम लोग आपको सपोर्ट में हैं। ये जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 20-30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो विक्टिम के साथ एक वो बन जाता है। आगे चल के बहुत केसेस में देखा जाता है कि काउंसलिंग का असर नहीं होता है, क्योंकि विक्टिम्स को ट्रैफिकर्स बहुत ब्रेन वॉश करके रखते हैं और पुलिस और एनजीओ दोनों से दूर रहने को बोलते हैं। तो उसका भी असर रहता है। पर काउंसलिंग शुरू हो जाती है और उसका असर कई बार तुरंत होता है, कई बार थोड़े दिन बाद होता है और कई बार काफी लंबे समय बाद होता है, पर असर जरूर काउंसलिंग का होता है। काउंसलिंग के बाद उसका पूरा बयान होता है, बच्चे का वर्बेटिम बयान, जो बच्चा बोलता है वो चीज को लिखा जाता है, बच्चे को अच्छा समझा के उसके बाद फिर हम लोग उसको CWC में पेश करते हैं। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पुलिस को एक पूरा क्लियर आइडिया नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। तो उस समय DD एंट्री करके भी हम लोग पुलिस स्टेशन के पास ले जाते हैं। कई बार FIR, जब क्लियर कट लॉ वायलेशन है तब हम लोग FIR करके और CWC के पास ले जाते हैं। अगर रात के वक्त, अगर CWC रात के वक्त नहीं होता है तो हम लोग फोन पे ही ऑर्डर ले लेते हैं और फोन में ऑर्डर लेने के बाद जो CWC हम लोगों को बोलते हैं वो करते हैं। जहां तक एडल्ट्स होते हैं उनको तुरंत, लड़कियां महिलाएं हैं तो उनको तुरंत रात में ही शेल्टर रूम में, थाने में नहीं रख करके, तुरंत उनको एक अच्छे जगह पे भेज करके और उसके नेक्स्ट डे कोर्ट में प्रोडक्शन करके और उनके साथ फिर आगे बच्चे होंगे तो फिर होम इन्वेस्टिगेशन और वो सारी चीजें। संभव बच्चियों को महिलाओं के से अलग रखना, तो उम्र के हिसाब से
minors should be kept separate from it. This is generally not happening, but it's very important to do that. कि इसलिए कि वो जो ओल्डर विमेन जो है उनको परसुएट करते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू गो बैक, यहीं रुक जाओ, तुमको यहाँ पर कम से कम पैसा तो मिलता है, कुछ तो मिलता है, इस तरह का उसको जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. उनको थोड़ा एक पावर रिलेशनशिप ही रहता है. तो वो देखना पड़ेगा कि बच्चे लड़कियों को और एल्डर विमेन के साथ रखना नहीं चाहिए इन एनी होम. और एक और भी चीज है कि हम लोग ट्रैफिकर्स को अलग गाड़ी में और विक्टिम्स को अलग गाड़ी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में. मेरे ख्याल में आप उनको आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सुरक्षित रखना चाहेंगे शायद. जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द विक्टिम्स के है उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा. मैडम हम आपसे जानना चाहेंगे जो रिहेबिलिटेशन में आप कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है इस रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में? रिहेबिलिटेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है इसमें, इसी प्रोसेस में. इसमें है कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है खासकर विशेषकर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के उज्ज्वला करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं. ये एक्चुअली एक शेल्टर होम है. ये शेल्टर होम है और वहां पे जो है एनजीओज को सपोर्ट करते हैं. एनजीओज को वहां पे उस मकान में उस शेल्टर होम के लिए रेंट देते हैं, काउंसलर का फैसिलिटी देते हैं, रहने वालों के इनमेट्स के लिए खाना पीना और रहना वो सब, और वहां पर कुछ वोकेशनल स्किल भी वहां पर इम्पार्ट किया जाता है. बट उज्ज्वला जो होम्स है आजकल बन रहा है, लेकिन उतना संख्या हमारे यहाँ उतना नहीं है. और एनजीओज का भी काफी संख्या में अभी शेल्टर होम्स है. वो अगर उनके लाइसेंस उनके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चियों को हम लोग वहां भी भेज सकते हैं. कोई एनजीओज इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट के बिना अपने बल पर ही चला रहे हैं, तो उसमें भी रिहेबिलिटेशन में वहां जा रहे हैं. लेकिन इसमें मुख्य बिंदु यही है कि उनको लगातार उनको काउंसलिंग करते रहना है. आप ये मान के चलिए कि हम अगर 1 साल 2 साल या 3 साल उससे अधिक हम कोई ब्रॉथल के सिचुएशन में हम रह गए, तो वहां पे जो मेरा रहन सहन है या वेशभूषा है उसको हम अपने ले जाना चाहेंगे. जैसे वहां पर जो है प्रोफेशनल एनहांसमेंट के नाम पर उनको लिकर दिया जाता है, उनको पोर्नोग्राफी दिखाया जाता है, उनको पान खिलाया जाता है, उनको ड्रग्स दिया जाता है, उनको इंजेक्शन दिया जाता है. तो वो सब भूलने के लिए भी ये सब दिया जाता है. अब होम में भी आकर के ये लोग जो है कभी कभी मांगने लगते हैं कि मैं वहीं पर अच्छी थी, यहां क्यों मुझे लाया. तो उनको बहुत ज्यादा जो है काउंसलिंग काफी टाइम लगता है. जैसे रविकांत ने बताया ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो वहां पे काउंसलिंग का फैसिलिटी कोई भी होम में बहुत दृढ़ता से करने की आवश्यकता है. दूसरा है जो उसमें जो है उनको पूछना है कि क्या आप घर जाना चाहती है या आप यहां पे कहीं और काम करना चाहती है या कोई आपको स्किल, आपको जो है वोकेशनल स्किल आप प्राप्त करना चाहती है. तो ऑप्शंस उनके सामने रखना है ताकि उनके चॉइस के मुताबिक हम काम करें. अगर हम ये कह दें कि भाई यहां इस होम में जितने भी लोग हैं उनको हम टेलरिंग का काम देंगे या कंप्यूटर का, वो वैसा नहीं चलना चाहिए. इससे बहुत लोग नाराज होते हैं. वो कहते हैं कि भाई अपनी इच्छा के मुताबिक मुझे करने दो, या कोई लोग कहते हैं कि भाई नहीं हमको शादी करना है. तो वो भी इस तरह का अनेक व्यवस्था की आवश्यकता है. यही रिहेबिलिटेशन है. बट अल्टीमेट रिहेबिलिटेशन वही है जहां सोसाइटी जो हो उनको स्वीकार करती है. सोसाइटी स्वीकार नहीं करने से या उनको स्टिग्मा के वजह से बहुत लोग का रिहेबिलिटेशन हो नहीं पाता है और वो पुनः वो री-ट्रैफिकिंग के विक्टिम हो जाते हैं. थैंक यू मैम. मैडम विल टेक ए कॉल. दे दीजिए. हेलो मिस्टर राजेश कुमार शर्मा जी बोलिए. हेलो. हेलो. हाँ जी. हाँ बोल रहे हैं. जोर से बोलिए प्लीज. हेलो. हाँ जी. नमस्कार जी. नमस्कार जी. मैं राजेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ हौजखास से. हाँ जी. राजेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ मैं हौजखास से. हाँ जी. आपसे ये क्वेश्चन है. पहले तो लड़कियों की ट्रैकिंग होती थी. हाँ जी. कुछ जगह तो ये परिवार ले आते हैं और उनके माँ बाप को मार देते हैं. उन बच्चों के बारे में आप लोग क्या करते हैं? रविकांत जी आप इसको थोड़ा जैसे ये भट्टों पे काम करते हैं
8-8, 10-10 परिवार ले आते हैं, उनके बच्चों, माँ बाप को तो मार ही देते हैं और उनके बच्चों को, तो उनके लिए क्या करते हैं आप लोग? I didn't get the question. क्वेश्चन क्या है ना जो बच्चे के जो माँ बाप से लेके उसके से काम करवाते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए करके है? अगर बच्चों को यहाँ पर ला करके और काम कराया जाता है, चाइल्ड लेबर का इशू है, तो उसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट अपना रोल प्ले करता है, रेस्क्यू होता है, क्योंकि देखा गया है कि ये जो बच्चे को लाया जाता है यहाँ पर, तो उसमें काफ़ी जो ये लोग बच्चों को ला करके रखते हैं उसमें काफ़ी पैसे एडवांस दे देते हैं, उसके कारण बच्चा बॉन्डेज कंडीशन में हो जाता है घरों में। और अक्सर हम लोग जो डिफरेंट चाइल्ड लाइन के रिकॉर्ड्स हैं दिल्ली और एनसीआर रीजन के, वहाँ पर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा मार पिटाई और ये सब तरह के वायलेंस, और उनको एक बॉन्डेड कंडीशन में। और इसीलिए आज जितने भी चाइल्ड लेबर दिल्ली में हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं जो डोमेस्टिक लेबर में, वी आर पुटिंग बॉन्डेड लेबर एक्ट ऑल्सो, बिकॉज जो दिल्ली हाई कोर्ट का भी रिसेंट ऑर्डर था कि इसमें बॉन्डेड लेबर एक्ट भी लगाया जाए। दूसरा में भी इसमें भी थोड़ा सा कभी कभी माँ बाप से भी वो कहते हैं बच्चे को अच्छा परवरिश करने करके ऐसे उनको ये दिला के फिर उसको आशा दिला के उसके बाद उसमें गलत काम में लगवा देते हैं। इसको कैसे रोक सकता है? देखिए, रोकना मुमकिन है, एकदम रोकना मुमकिन है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है और हम लोगों को जगह जगह पर एक्ट करना है। और जहां भी वायलेशन होगा, कहीं ऐसा नहीं होता है कि हम बच्चे को अच्छा से रखेंगे। कई बार ऐसा आता है कि हम बच्चे को अच्छा से रखें, पर इफ अ चाइल्ड इज वर्किंग, it is violation of the law and it has to be, and the child has to be rescued from that place. सर नायक साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे रिहेबिलिटेशन बात कर रहे थे सर, रिहेबिलिटेशन सिर्फ भाई पुलिस के जरिए एनजीओ जरिए शायद पूरा नहीं हो सकता, क्या इसमें कारपोरेट्स क्या इसमें शामिल करवाना मुमकिन है? अगर वो मुमकिन है तो उसको कैसे इनको कारपोरेट्स को भी इसको जिम्मेदारी दी जाए ताकि रिहेबिलिटेशन ज्यादा तरफ इसको थोड़ा करने में मदद मिल जाए लोगों के लिए? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा, चूंकि कॉर्पोरेट्स का जो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आजकल चर्चा काफी हो रही है अखबार में। अब उन्होंने कुछ फैसला भी किया कि उसका 1% कोई खास परसेंटेज जो है इस तरह के काम में वो डिवोट करेंगे। कॉर्पोरेट ने फैसला भी कर रखा पिछले महीने में। तो इस बैकग्राउंड में मैं समझता हूं कि कॉर्पोरेट को ये बहुत बड़ा मुद्दा लेना चाहिए। You can continue. ये बहुत बड़ा इश्यू है कॉर्पोरेट्स के लिए कि वे अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या अदरवाइज उनको चाहिए कि इस विषय पर बड़े ध्यान से काम करें। आज कॉर्पोरेट अगर इसमें इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सोल्यूशन में नहीं है, they should think they are part of the problem. Either they are part of the solution or they are part of the problem. There can't be a third dimension. Many corporates, with all respect to them, many corporates do facilitate human trafficking in more ways than one. Let's take the case of sex tourism. Tourism. Fair enough. Nothing wrong in tourism. Promote tourism to the best possible manner. At the same time, how many corporates ensure that there is no violation in tourism? Sex tourism has grown in many places in the country and elsewhere. How many of us are facilitating that? How many of us are promoting that directly or indirectly? We want business, okay, so let the customer have this and that. So in that process, I think we are creating a situation where there is a lot of exploitation taking place. Therefore, corporates have a responsibility to prevent this. In that background, rehabilitation is a very important job. Somebody on the line? You let जोधपुर प्लीज कॉल दे दीजिए प्लीज। हाँ जी, ओम प्रकाश जायसवाल जी बताएं। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न था नायर साहब से, उनको नमस्ते करते हुए प्रश्न पूछते हैं। हाँ जी। कि जैसे आम तौर पर देखा जाता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चर्चा हो रही है चैनलों पे, आपके चैनल पर, तो मुंबई, कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, यहाँ पे अक्सर ये देखा जाता है कि जो कम उम्र के बच्चे वहाँ होते हैं उनकी हरदम ये ख्वाहिश घर जाने की होती है और उनके रिहेबिलिटेशन की उनकी मांग हरदम रहती है। तो इसके बारे में हमारे एनजीओ जो आप संस्था पर बात कर रहे हैं, उनका तो नाम शायद मैं नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन नायर साहब को तो देख रहे हैं, तो इसके बारे में सवाल था कि जो बच्चे जाना चाहते हैं अपने रिहेबिलिटेशन या अपने घर, या सरकार से उनको मदद की आवश्यकता है, उनके बारे में क्या कोई योजना है भी या फिर बहस ही हो रही है बहुत दिनों से, बहुत सालों से?
सर जहाँ तक मैं समझता हूँ जो इनको कहना है, जो बाकी शहरों में, लखनऊ बाकी शहरों में जो शादी को जो विडो हो जाते हैं, जो उन्हीं के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए कैसे किया जा सकता, शायद उनका पेरेंट्स उनका प्रेशर हो जाता है जब विडो हो जाते हैं, उसी का स्टेज में उनको रिहेबिलिटेशन कैसे किया जा सकता है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ उनको क्वेश्चन को। रविकांत जी, आप कुड यू लाइक टू ऐड मोर ऑन दिस क्वेश्चन? नहीं सर बोला। बेसिकली उन्होंने जायसवाल साहब ने पूछा कि रिहेबिलिटेशन पर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि रिहेबिलिटेशन में बेटा आपने जो बताया उसमें 2-3 पहलू हैं। सबसे पहला है कि रिहेबिलिटेशन में सरकार का स्कीम बहुत है, कोई कमी नहीं है सरकार के स्कीम में। सरकार के स्कीम वो जिसकी जरूरत है वहां तक पहुंच पाते कि नहीं, ये तो हम भी आप जानते हैं। तो इसको पहुंचाना हमारा काम है। जब सरकार के रिहेबिलिटेशन पैकेज के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम मैडम ने बताया था उज्ज्वला स्कीम के बारे में, और कई सारे कार्यक्रम, कई सारे प्रोग्राम है, कोई कमी नहीं है पैसा में, कोई कमी नहीं है प्रोग्राम में। मगर ये प्रोग्राम उस तक उन व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकारी तंत्र भी है। उसके अलावा आपके जैसे एक्टिविस्ट, आपके जैसे स्टूडेंट्स और रविकांत जी ऐसे एनजीओ सब मिलकर के करने से ये प्रोग्राम जहां जरूरत है वहां तक पहुंच सकते हैं, पहुंच पाते हैं। हम लोगों का सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोग्राम को वहां पहुंचाए। मैं समझता हूं कि इसलिए रिहेबिलिटेशन की कोई कमी नहीं है, पैकेज भी है और पैसा भी है और प्रोग्राम भी है। उसको दोनों को तालमेल करने के लिए जो गैप है उसको ब्रिज करने का जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, उसको कोई उनका कोई दे कांट गो बैक फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर एजेंसीज कैन सपोर्ट देम। प्लीज गिव द कॉल प्लीज। इसके कॉल फ्रॉम दिल्ली। हाँ जी सविता जी गल प्लीज। नमस्कार सर, जोर से मैं ये बोलिएगा। जानना चाहती हूँ कि तो- जो महिलाओं को एक के बाद एक शादी के लिए बेच दिया जाता है, न सिर्फ एक हाथ में बल्कि कई बार उन्हें बेचा जाता है, ऐसे कई केसेस भी आए थे अभी पीछे न्यूज़पेपर्स में और न्यूज में आते रहते हैं ऐसे केसेस। तो क्या गवर्नमेंट इसके लिए कोई प्रावधान बनाए हुए है? क्या ऐसा कुछ कानून है जो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर कोई कानून है तो वो कैसे काम करता है? ये तो बेचने का जो है ये काम है। अभी आजकल हरियाणा में देख रहे हैं, खासकर हरियाणा के बारे में हम लोग को मालूम हो रहा है न्यूज़पेपर रिपोर्ट से भी, कि जहां मान लीजिए वहां पे सेक्स रेशियो जो है, माने अनुपात जो है वहां गड़बड़ा गया है, लड़की लड़का के अनुपात जो है बहुत गड़बड़ा गया। उसके वजह से जैसे असम से लड़कियों को ला करके वहां पर शादी करने के नाम पर वहां ले